हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मुझे उम्मीद है कि आप बड़े अच्छे होंगे, बेहतरीन ढंग से पढ़ रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है ज्योग्राफी पाठशाला पे। सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहूंगा बेटा कि हमारी जो कक्षा 12 की ये यात्रा चल रही है, हम बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो हमको जो कोशिश करनी है ना बेटा, हमको ये नहीं करनी कि हमको मार्च अप्रैल तक तैयारी करनी है, मार्च अप्रैल में तैयारी करनी है। हमको कोशिश हर पल करनी है, हर दिन करनी है। और किसी ने कहा भी है कि कोशिश कर हल निकलेगा, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन सा लक्ष्य रख और निशाना लगा, इस बंजर भूमि से भी जल निकलेगा। तो हमको हमारे पूरे प्रयास, अथक प्रयास से हमको काम करना है। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपका जो विश्वास है, प्रेम है, वो मुझ पर हमेशा बना रहेगा। मैंने आपसे कहा कि मैं हर बुधवार और रविवार को टेस्ट लूंगा, तो उसी कड़ी के अंदर मैंने आपसे उम्मीद भी करी है कि आप जो आज चैप्टर कर रहे हैं, पार्ट नंबर 4 प्राथमिक क्रियाएं, आपने इस चैप्टर का पूरा शॉर्ट वीडियो देख लिया होगा, वन लाइनर देख लिए होंगे। अगर आप नहीं भी देख रहे हैं तो प्लीज मैं कहना चाहूंगा, इस वीडियो को देखने से पहले आप उसे देखें, उसके बाद में इसकी तैयारी करें। तो लीजिए हम शुरू करते हैं। पहला नंबर पार्ट का पहला प्रश्न है 20 क्वेश्चन के साथ में कि प्राचीनतम ज्ञात आर्थिक क्रियाएं क्या है। मैं आपको मेरा उत्तर कि मेरा जो दायित्व केवल यहां पर आपको प्रश्न का उत्तर नहीं बताना है, काफी चीजें बतानी है। तो पहली चीज तो ये होनी चाहिए आर्थिक क्रियाएं क्या है। देखिए, आर्थिक क्रियाओं का मतलब होता है, क्रियाओं का मतलब जैसे अगर आप चल रहे हैं, खाना पीना हंसना दौड़ना सब क्रिया है। लेकिन जिन क्रियाओं से अर्थ का अर्जन होता है, जिन क्रियाओं से अर्थ का अर्जन होता है, पैसे की प्राप्ति होती है, उसे हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। और मनुष्य ने जब जंगलों में रह रहा था, आदिवासी था, तो वो रटना बिल्कुल भी नहीं है। मेरी क्लास में रटना बिल्कुल भी नहीं है, सब चीजें समझनी है। जब मनुष्य जंगलों में रह रहा था तो उसने आसपास के जानवरों को देखा, पशु पक्षियों को देखा। उसने देखा एक कुछ पशु दूसरे पशु का शिकार कर रहे हैं, तो उसने सोचा कि मैं भी अगर अपने परिवार का पालन पोषण करूं, जो भी छोटा परिवार था उनका, तो उन्होंने कहा कि क्यों नहीं मैं भी आखेट करना शुरू कर देता हूं। और जो पशु पक्षी हैं, चिड़िया हैं, जो दाना चुग रहे हैं और सब भोजन सामग्री इकट्ठा कर रहे हैं, तो उन्होंने सोचा क्यों नहीं मैं भोजन संग्रहण भी करने लग जाऊं। ठीक है, तो पहला जो प्राचीनतम आर्थिक क्रिया थी वो आखेट व भोजन संग्रहण थी, ये आपको याद रखनी है। फिर इसके बाद में क्या करता है, जब पशुओं का शिकार कर रहा है तो वो देखता है क्यों नहीं मैं पशुओं को पाल सकता हूं, क्योंकि पशुओं को केवल मांस की प्राप्ति नहीं, इनसे हमको ऊन भी मिलती है। इनके अलावा हम इसको एक स्थान से दूसरे स्थान परिवहन के साधन में भी इसको प्रयोग कर सकते हैं। तो दूसरा इसका जो काम शुरू हुआ वो हुआ पशुपालन। ठीक है जी। और फिर जब एक नदियों के किनारे देखता है, जब नदी घाटी सभ्यताओं में आपने पढ़ा होगा कि संसार की सारी सभ्यताएं नदियों के किनारे विकसित हुई है। अपन बिल्कुल होले पढ़ेंगे, बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, दिक्कत कुछ भी नहीं है। तो उसने देखा कि वहां पशुओं के लिए चारा है, खुद के लिए अनाज है, तो क्यों नहीं वहां पर वो कृषि करने लग जाता है। तो तीसरी आर्थिक क्रिया आती कृषि। अब यहां पर आप देखेंगे भोजन संग्रहण तो है, कृषि सबसे प्राचीनतम नहीं है, खनन भी सबसे प्राचीनतम नहीं है, पशुचारण सबसे प्राचीनतम नहीं है, दूसरे नंबर पे आता है। तो भोजन संग्रहण एवं आखेट, भोजन संग्रहण एवं आखेट जो है वो सबसे प्राचीनतम में आ जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा भोजन संग्रहण आखेट। ठीक है, टिक टिक घड़ी करना अपन भूल गए, कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम कर लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है जी। अब इसको थोड़ा सा चला के देख लेते हैं कौन सा सही रहेगा, यही सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विस्तृत वाणिज्य कृषि से आप क्या समझते हैं। विस्तृत वाणिज्य कृषि से क्या समझते हैं। तो देखिए, पहले बात मैं विस्तृत वाणिज्य कृषि बताऊं, थोड़ा सा आपको कृषि के बारे में बताना चाहूंगा बेटा, यहीं पर बताना चाहूंगा, आप समझिएगा कि मनुष्य सबसे पहले कृषि करना प्रारंभ करता है। जब कृषि करना प्रारंभ करता है मनुष्य, तो वो क्या देखता है, वो ये देखता है कि मैं जो संसाधन है, यानी इसके पास में न तो कोई औजार होते हैं, यानी वो प्राचीनतम प्राचीन औजारों के साथ में, प्राचीन औजारों के साथ में, ठीक है, आपके प्राकृतिक खाद के साथ में, जो प्राकृतिक खाद थी उनके साथ में, कम पूंजी के साथ में, कोई पूंजी नहीं है उसके साथ में जो कृषि करना प्रारंभ करता है ना बेटा, उसे हम कहते हैं आदिम कालीन कृषि। और उसका उद्देश्य क्या था, केवल अपने परिवार का भरण पोषण करना था, निर्वाह करना था। तो जो कृषि का पहला स्वरूप शुरू होता है वो होता है निर्वाह कृषि। कौन सी होती है, निर्वाह कृषि। और निर्वाह कृषि भी दो प्रकार की होती है, अभी हम पढ़ेंगे। मैं आपको यहां पर यहां तक ले जाना चाह रहा हूं, खाली आप समझिएगा। निर्वाह कृषि क्या होती है, एक तो होती है आदिमकालीन, आदिमकालीन निर्वाह कृषि। आदिमकालीन का मतलब प्राचीन औजार, प्राकृतिक खाद, कम पूंजी के साथ में खेती करना, जहां पर वो मानसून पर निर्भर रहता है, उसे कुछ नहीं करनी, अपने परिवार का भरण पोषण करना है। और दूसरा है कि जहां पर जनसंख्या ज्यादा हो जाती है, ये तो जनजातियों के साथ में है, इसको हम स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं, स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं, अभी हम बात करेंगे। इसको हम जलाओ और काटो कृषि भी कहते हैं, निर्वाह कृषि का रूप है। लेकिन जब मनुष्य देखता है जैसे मानसूनी क्षेत्रों में जनसंख्या ज्यादा है, तो भैया इससे तो काम नहीं चलेगा, तो वो क्या करने लगता है, निर्वाह कृषि का दूसरा रूप आता है गहन निर्वाह कृषि।
गहन निर्वाह कृषि, और यहां पर होती है चावल प्रधान और गेहूं प्रधान। ये अभी तक केवल निर्वाह कृषि है, लेकिन जब मनुष्य देखता है कि क्यों नहीं मैं कृषि का जो रूप है उससे मैं व्यापार करने लग जाऊं या फिर मैं वाणिज्य करने लग जाऊं, तो जिस कृषि को अपनाता है उसे कहते हैं विस्तृत वाणिज्य कृषि। क्या कहते हैं? विस्तृत वाणिज्य कृषि कहते हैं। ठीक है, आप समझ रहे हैं बिल्कुल आसानी से। अब इसमें समझिए, आपने वहां भी देख लिया होगा, विस्तृत वाणिज्य कृषि और गहन निर्वाह कृषि में एक अंतर समझिए। मैं अगर ये मानकर चलूं, अगर मैं यहां पर मानकर चलूं, मैं आपको यहां पर दूसरे पेज पर कर देता हूं, आप यूं समझिएगा, यहां पर देख लेते हैं हम। हाँ, मैं अगर मानकर चलता हूं कि आपकी जो गहन निर्वाह कृषि है ना, गहन निर्वाह कृषि और एक है विस्तृत वाणिज्य कृषि, बड़ा बड़ा ध्यान से समझना बिल्कुल, यहां पर आपके कई आंसर हो जाएंगे, सोल्व एक साथ करा दूंगा मैं आपको। विस्तृत वाणिज्य, तो गहन निर्वाह कृषि एशिया यानी भारत जैसे देशों में होती है, आप समझिए। ये जो होती है यूरोपीय देशों में होती है, जो उत्तरी पश्चिम यूरोपीय देशों में होती है। अब यहां समझिए, भारत में अगर मैं मान करके चलूं तो मुझे पता है कि यहां पर एक खेत था जो किसी रामलाल जी का था, लेकिन रामलाल जी के बच्चे हो गए 4, तो ये खेत 4 आकारों में बट गया। उनके भी बच्चे हो गए तो फिर ये भैया और इसके आकार इसके घट गए। तो यहां पर जो प्रति व्यक्ति जो जोत होती है ना बेटा, यहां पर वो उसका आकार कम होता है। भारत जैसे देशों में प्रति व्यक्ति जो जोत होती है यानी खेत जो होती है वो उसका आकार कम होता है, और जब प्रति व्यक्ति जोत का आकार कम होगा तो यहां प्रति व्यक्ति उत्पादन भी कम होगा। प्रति व्यक्ति उत्पादन भी कम होगा, ये आप बिल्कुल रटना नहीं, आप आराम से समझ रहे हैं, उत्पादन भी कम होगा। लेकिन अगर मैं प्रति हेक्टर उत्पादन मिलाऊं, उसमें मान लीजिए ये खेत ए है, ये खेत बी है, ये खेत सी है, इन चारों खेतों को अगर जोड़ लेता हूं तो भैया यहां पर मान लीजिए ए था, यहां बी था, या सी था, डी था, उन्होंने खेत का गहन उपयोग किया। अब गहन उपयोग किया तो उससे क्या हुआ? उससे ये हुआ कि प्रति हेक्टर उत्पादन ज्यादा हो गया, यहां पर प्रति हेक्टर उत्पादन अधिक होता है। अब रटना कहां हुआ? भैया भारत में है, भारत में कोई व्यक्ति है, उसके पास में प्रति व्यक्ति जोत कम है तो प्रति उत्पादन कम है, और अगर प्रति हेक्टर उत्पादन की बात करें तो वो क्या होगा? हमेशा ज्यादा हो जाएगा, सीधी सी बात है। लेकिन यूरोपीय देश में भैया पीटर है, और पीटर जी के पास में एक बड़ा सा फार्म हाउस है, खेत है। इस फार्म हाउस में उसके पास में यहाँ पहाड़ भी है, यहाँ नदियां भी बह रही है, और भैया यहाँ पर वो खेती करता है, यहाँ पशुओं को पालता है। तो उसके पास खेत तो बहुत बड़ा है, तो यहाँ पर प्रति व्यक्ति उत्पादन तो होगा ज्यादा। पीटर के पास में प्रति व्यक्ति उत्पादन तो क्या होगा? अधिक होगा। लेकिन यहां पर आप यूं समझिए कि प्रति व्यक्ति उत्पादन तो ज्यादा होगा, माफ कीजिएगा, लेकिन प्रति हेक्टर उत्पादन कम हो जाएगा, क्योंकि उस हेक्टर में ये खेत भी आ गया, हो सकता है नदी भी आ रही हो सकता है ये पहाड़ भी आ रहा हो, तो काउंटिंग ज्यादा हो जाएगी ना, तो प्रति हेक्टर उत्पादन क्या हो जाएगा? अधिक कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ये पूरी कहानी है गहन निर्वाह कृषि की, और यहां पर आपकी वाणिज्य अनाज कृषि की। अब मुझे आप यहां समझाइए, हम यहां पर आते हैं। अब आपके पास में ऑप्शन है, आप ऑप्शन, हाँ एक और बात समझिए कि गहन जो विस्तृत वाणिज्य कृषि है ये कहां होती है? ये होती है आपके ठंडे क्षेत्रों में। कहां पर होती है? ठंडे क्षेत्रों। हम इसकी बात कर लेते हैं बेटा, यहां पर हम इसकी बात कर लेंगे, बहुत अच्छा रहेगा, हम इसकी बात कर लेते हैं। ये होती है आपके ठंडे क्षेत्रों में। ठंडे क्षेत्रों में कहां पर? जैसे अगर हम बात करें, नक्शे के हिसाब से बात करें, यहां पर देखिए आप, जो 30 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश दक्षिणी अक्षांश, यानी आपके यहां पर बात करें तो यहां पर प्रेरी जो घास के मैदान है यहां पर करी जाती है। ओके जी। यहां पर आपके मध्य एशिया में यहां पर स्टेपिज है, स्टेपिज यहां पर की जाती है, और आप ये ध्यान रखना ये की जाती है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान में, चाहे पशुचारण हो चाहे आपकी ये वाणिज्य अनाज कृषि हो, ये इन क्षेत्रों में की जाएगी, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान में, जो होती है 30 से 35 डिग्री नॉर्थ में भी और साउथ में भी। अब आप देख लीजिए 30 से ऊपर 35 से ऊपर। अब नीचे भी मैं 30 से 35 के नीचे करता हूं, यहां पर देख लीजिए ये वाली चीज कर रहा हूं मैं। तो देखिए यहां पर आ गया पंपास आ गया जी, क्या आ गया सर? पंपास आ गया। अर्जेंटीना में, आपके अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में आ गया वेल्स आ गया साहब, बिल्कुल आ गया सर, वेल्स आ गया बिल्कुल, ये सब आपके उसमें दे रखा है बेटा, है ना, घबराना नहीं है। यहां पर डाउन्स आ गया पूर्वी क्षेत्र में, पश्चिम में तो मरुस्थल है, डाउन्स आ गया ऑस्ट्रेलिया में, और न्यूजीलैंड में आ गया कैंटबेरी आ गया, कैंटबेरी आ गया है। तो ये आपके जो वाणिज्य अनाज कृषि है उसकी विशेषता है। लेकिन अगर मैं यहां पर बात करता हूं आपके गहन निर्वाह कृषि के से पहले अपना आदिम कालीन निर्वाह कृषि की थी, उसकी भी हम बात करेंगे बाद में, आप ये चीज समझ गए। अब देखिए अगर हम यहां पर ऑप्शन लेते हैं, ऑप्शन से देखते हैं,
कि प्रति हेक्टर विस्तृत वाणिज्यिक कृषि में क्या होता है। अब आपके दिमाग में आ गया पीटर, पीटर के पास में प्रति व्यक्ति उत्पादन तो अधिक था, प्रति हेक्टर उत्पादन कम है। अच्छा अब देखो यहां पर देखता हूं कि पहला प्रति व्यक्ति उत्पादन कम होता है। हाँ, अब आप ऑप्शन दे रहा हूं, फिर उसका समय शुरू करेंगे। प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है, खेतों का आकार छोटा होता है, कृषि भूमि कम होती है। ये आपका टिक टिक समय शुरू होता है। अब की बार घड़ी शुरू कर दी, आप इसका आंसर बताइए। मुझे इसका आंसर अब बिल्कुल सही चाहिए, गलत नहीं चाहिए बेटा। प्रति व्यक्ति उत्पादन कम है, प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक है, खेतों का आकार छोटा है, कृषि भूमि कम है। मुझे उम्मीद है कि आपने कर लिया होगा। यहां पर आएगा प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है, जैसे पीटर का है। कम भी नहीं होगा, खेतों का आकार बहुत बड़ा है, भूमि भी जोत भी काफी बड़ी है, तो ये भी इसमें गलत हो जाएगा। आगे चलिए आप, निम्न में से प्राथमिक क्रिया में सम्मिलित नहीं है। अच्छा अब क्रियाओं की बात हो गई तो क्रियाओं की बात भी कर लेते हैं हम, है ना। क्रियाएं जो आपकी बात की थी, देखिए क्रियाओं की अगर बात करें तो आप इसको यहां यूं समझ जाइए कि जो आर्थिक क्रिया होती है ना बेटा, आर्थिक क्रियाएं वो कितने प्रकार की होती है? वो 5 प्रकार की, 1 2 3 4 और 5। मैं यहां पर बिल्कुल सरल तरीके से आपके 2-3 पार्ट का एक साथ करवा रहा हूं, लेकिन आप समझ जाएगा। पहली होती है हमारी प्राथमिक क्रियाएं। क्या होती है? प्राथमिक क्रिया। हो सकता है वीडियो लंबा बन जाए बेटा, लेकिन आपको चीजें समझ में आएगी। प्राथमिक क्रिया क्या होती है कि जब मनुष्य प्रकृति से कोई भी वस्तु लेता है और सीधा ही उसको उपभोग में ले लेता है, अपने पोषण में काम ले लेता है, तो उसे हम प्राथमिक क्रिया कहते हैं। यानी प्रकृति से प्राप्त कच्चे माल का सीधा उपभोग, सीधा क्या कर ले, वो उपभोग कर ले, तो उसे प्राथमिक क्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए जंगल से वो लकड़ी लेकर आ गया और लकड़ी को आपने चूल्हे के अंदर ईंधन के रूप में काम ले लिया, तो वो प्राथमिक क्रिया हुई। द्वितीय क्रिया क्या होती है सर? बिल्कुल इससे रिलेटेड है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है द्वितीय क्रियाओं में। द्वितीय क्रियाएं समझिए आप। द्वितीय क्रियाएं क्या होगी आप ये समझ जाइए कि जब मनुष्य प्रकृति से प्राप्त जो भी कच्चा माल था उसे तकनीक के माध्यम से, है ना, पूंजी के माध्यम से उसकी गुणवत्ता में सुधार कर देता है और उसका मूल्य बढ़ा देता है। उसकी गुणवत्ता में सुधार करके उसका मूल्य बढ़ा दे तो उसे द्वितीय क्रिया कहते हैं। उसका मूल्य बढ़ा दे तो उसे हम द्वितीय क्रिया कहते हैं। सर समझ में नहीं आया, उदाहरण दीजिए। उदाहरण यह है कि जो जंगल से लकड़ी लेके आया था ना बेटा, उस लकड़ी को मशीन के द्वारा हाथ से कैसे भी करके कुर्सी बना दे, सपोज कीजिए। तो जो लकड़ी थी, एक लकड़ी का ट्रैक्टर था, वो 1000 रुपए का था। 5 कुर्सी बना दी, एक कुर्सी 1000 में बेच दी, तो कितना हो गया? 5000 रुपए हो गया। तो आपने उस वस्तु का मूल्य बदल दिया, उसको रूप परिवर्तन कर दिया, द्वितीय क्रिया में आ गया। तीसरा, हम इसको थोड़ा सा यूं कर लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। तृतीय क्रिया क्या होती है? तृतीय क्रिया क्या होती है? अच्छा आपके दिमाग में आ गया प्राथमिक क्रियाओं में सीधा प्रकृति से ही प्राप्त कच्चे माल का सीधा उपभोग कर रहे हैं, ये सीधी सीधी हमारे दिमाग में बात आ गई है ना। तृतीय क्रिया क्या होती है? तृतीय क्रियाओं में बेटा सेवा होती है। पहली बात तो यहां पर उत्पादन होता है सेवाओं का। हम इस पार्ट को जब पढ़ेंगे, जब ध्यान से पढ़ेंगे, अभी तो आप समझिए। और सेवाएं भी कैसी? प्रत्यक्ष सेवाएं। प्रत्यक्ष सेवा कैसे? जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो ये प्रत्यक्ष सेवा है। टीचर आपको पढ़ा रहा है, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, वो प्रत्यक्ष सेवा है। आप किसी नाई के पास गए, कटिंग कराने गए, तो उसकी प्रत्यक्ष सेवा है। आप किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा कर रहे हैं परिवहन के साधनों में, तो ये भी प्रत्यक्ष सेवा में आता है। आप यात्रा करिए तो ये तो नहीं उसने कुछ आपको सामान दे दिया। पहले आप आए थे, जब खाली आया था, तो जब आप गाड़ी से उतरेंगे, जयपुर से आप दिल्ली जा रहे हैं, आपके हाथ में थैले दे देगा कंडक्टर? नहीं देगा ना, आपको तो केवल यात्रा करा रहा है, तो वो प्रत्यक्ष सेवा है। और चौथी जो होती है चतुर्थक व्यवसाय। चतुर्थक व्यवसाय ये आता है आपके वही सेवा, लेकिन अप्रत्यक्ष सेवा। अप्रत्यक्ष सेवा का मतलब होता है कि जैसे कोई ब्रोकर होता है, कोई दलाल होता है, वो उसमें आता है। आपके स्कूल के बाबूजी हैं जिनका आपसे संबंध नहीं है, आप तो टीचर से पढ़ते हैं, लेकिन बाबूजी आपके टीचर्स की, पूरे स्कूल की सैलरी बनाते हैं, बाकी ध्यान रखते हैं, तो आपका भी उनसे संबंध हो जाता है। एक रंगकर्मी का कलाकार है, कोई फिल्म का हीरो है, वो भी अप्रत्यक्ष सेवा में आएगा, चतुर्थक में। और पांचवा जो है, मैं आपको पूरी एक साथ करा रहा हूं, पंचम व्यवसाय। बेटा ये पंचम व्यवसाय, ये नीति निर्माण के साथ में या अधिक बुद्धिमत्ता का जो कार्य होता है उनमें आता है। जैसे जज का नाम ले लिया, सरकार का नाम ले लिया, कोई कंपनी के सीईओ हो गए, वो सब इसमें आ जाएंगे। ठीक है जी, चलिए सर बिल्कुल, और आपने तो बड़े आसान तरीके से बता दिया। अब इसका आंसर भी देखते हैं हम, बिल्कुल करके देखिए। पहले इसका ऑप्शन हम 0 कर लेते हैं यहां से। अब देखिए, पहला है कि निम्न में से प्राथमिक क्रियाओं में सम्मिलित नहीं है खनन, मत्स्य पालन, कृषि, विनिर्माण उद्योग। ये भैया ये कह रहा है, और आपका समय शुरू होता है अब।
मैं नहीं बताऊंगा, आप बताइए। खनन का संबंध प्राथमिक क्रियाओं से है क्या? बिल्कुल सर, खनन के अंदर हम जाते हैं और हम वहां से जो खनिज है वो ले लेते हैं, तो वो खनन के अंदर आ गया। बिल्कुल, आपका समय अप हो गया। मत्स्य पालन ये भी प्राथमिक क्रियाओं से है। कृषि तो मैंने बताया है प्राथमिक क्रियाओं से, पशुपालन भी प्राथमिक क्रियाओं से, लेकिन विनिर्माण उद्योग का संबंध द्वितीयक क्रियाओं से है, क्योंकि नाम से संबंध है विनिर्माण, यानी आपने इसके अंदर क्या कर दिया, आपने मशीनों के द्वारा उसका रूप परिवर्तन कर दिया, तो विनिर्माण उद्योग आ गया। ओके जी, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया है? रूस, डेनमार्क, भारत और नीदरलैंड। पहले आप इसका आंसर दीजिए, फिर मैं इसके बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा। बताइए आप, निम्न में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया? रूस, डेनमार्क, भारत और नीदरलैंड। आपका आंसर आना चाहिए, बिल्कुल सही आना चाहिए। और इसका आंसर बिल्कुल सही है, रूस नहीं है, भारत नहीं है, नीदरलैंड अच्छे में है, लेकिन नंबर 1 पर है डेनमार्क। अच्छा सर, आप मुझे बताइए, समझाइए। देखिए, मैं इसको समझाने से पहले आपको 2 कृषि लेना चाहूंगा। एक तो लेना चाहूंगा सामूहिक कृषि, बड़े ध्यान से समझना बेटा, है ना, और एक लेना चाहूंगा मैं सहकारी कृषि, एक लेना चाहूंगा सहकारी कृषि, और एक उदाहरण से समझाऊंगा, आप खुद समझ जाएंगे इस उदाहरण को। देखिए, सामूहिक कृषि क्या होती है पहले समझिए आप। सामूहिक कृषि का मतलब यह है बेटा कि मैं मानकर चलूं कि इसमें क्या करते हैं किसान जो होते हैं, वो क्या कर लेते हैं कि एक समूह बना लेते हैं, एक समूह के साथ में, और समूह बनाकर क्या कर लेते हैं, जो कृषि औजार होते हैं, जैसे कृषि औजार हैं या फिर बीज हैं या फिर खाद है, इन सबको मिलकर लेकर आते हैं और अपनी कृषि कार्य करते हैं। इसमें खास बात यह है कि सामूहिक कृषि ये कृषि के उत्पादन को और कृषि की दशा को सुधारने के लिए की गई थी, और सर्वप्रथम की गई थी रूस में की गई थी। और जहां पर इसको कहते थे कोल्ख खोज कहते थे, आप ध्यान रखिएगा, क्या कहते थे इसको? कोल्ख खोज कहते थे, जो की गई थी कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, दशा को सुधारने के लिए रूस के अंदर। वहां पर किसान क्या करते थे, एक साथ सामान ले लेते थे। अब करते क्या थे, खुद के लिए जो कृषि भूमि होती थी, जो मान लीजिए खुद के पशुओं को रखना हो, खुद के दैनिक क्रियाकलाप को, उसको तो हम वो रख लेते थे अलग, सेपरेट, और बाकी भूमि पर वो एक साथ खेती करते थे। यहां खेती कर लिए भैया, अगर नुकसान हो गया तो सामूहिक को होगा, अगर फायदा हो गया तो भी सामूहिक होगा, तो यही सामूहिक कृषि थी। लेकिन सहकारी कृषि क्या है? सहकारी कृषि को आप समझिए कि मैंने आपको कहा कि बेटा आपको ज्योग्राफी की किताब लेकर आनी। अब आप सोचेंगे यार मैं किताब लेने जाऊंगा तो पता नहीं कितने की मिलेगी, दूसरा जाएगा, तो आपने सोचा 40 बच्चे हैं क्लास के, सोचा अपने एक कर लेते हैं, एक साथ ही बना लेते हैं, एक समूह बना लीजिए कक्षा 12 का, और 40 किताबें एक बच्चा ही लेने चलेगा। अब जो किताब मान लीजिए आपको 100 रुपए की मिलनी थी, हो सकता है 90 की मिल जाए, 95 की मिल जाए, है ना। अब आपने किताब ली, उसके बाद में आपने बांट दी। अब बांटने के बाद में अगर वो फटी हुई निकल जाती है, कुछ कमी होती है, तो वो आपकी हेडक है, वो उसकी हेडक नहीं, वो आपकी हेडक है, ठीक है ना। तो सामूहिक कृषि, सहकारी कृषि में भी क्या होता है कि किसान मिलकर एक संस्था बना लेते हैं। संस्था बनाकर वो क्या कर लेते हैं कि कृषि बीज खरीद रहे हैं, आपके उपकरण खरीद रहे हैं, आपके खाद खरीद रहे हैं, सब खरीद रहे हैं। लेकिन खेती क्या करते हैं, सब अपनी अलग अलग करते हैं। इनका जो आपकी जो हानि और लाभ का बंटवारा होता है वो भी अलग अलग होता है। और सर्वाधिक सफलता सहकारी कृषि को मिली है डेनमार्क में मिली है, फिर नीदरलैंड में मिली है, बेल्जियम में मिली है। तो यहां पर आंसर आ जाएगा डेनमार्क। ओके जी, बिल्कुल आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, स्थानांतरित कृषि को लद्दाख के नाम से किस देश में जाना जाता है? मैंने जो आदिमकालीन कृषि कराई थी ना आपको, अगर आपको याद हो, थोड़ा सा मैं पीछे बैक में ले चलता हूं आपको, यहां पर ये रहा आदिमकालीन कृषि, स्थानीय कृषि, इसके बारे में चर्चा करेंगे हम आपसे। बिल्कुल आसान है, क्वेश्चन के हिसाब से करना पड़ेगा बेटा, ऐसा नहीं हम बीच में करने लग जाए, जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे उसकी चर्चा शुरू हो जाएगी। स्थानीय कृषि को लद्दाख के नाम से किस देश में जाना जाता है? अब ये भैया आप बताएंगे, मैंने तो घड़ी आपकी टिक टिक शुरू कर दी है। आपका ऑप्शन है मैक्सिको, भारत, चीन, इंडोनेशिया। लद्दाख के नाम से किस देश में जाना जाता है, यह बताइए। बिल्कुल आपने कर लिया होगा, मुझे उम्मीद है, अगर आपने वीडियो देखे होंगे। मैक्सिको में भैया, मैक्सिको में तो सर मिल्पा कहा जाता है, मिल्पा। मैक्सिको मध्य अमेरिका में ये नहीं। भारत में तो कई नाम है, लेकिन फिर भी उत्तरी पूर्वी राज्यों में झुमिंग कहा जाता है, चीन में भी। इंडोनेशिया में क्या कहा जाता है सर? यहां पर लद्दाख कहा जाता है, ठीक है ना। अब ये कृषि क्या है, इसको समझिए आप। इसका नाम है आदिम कालीन निर्वाह कृषि। और बेटा ये सबसे शुरुआत वाली कृषि थी, जब मनुष्य के पास में कोई औजार नहीं थे,
मनुष्य के पास में बैल के साथ में, लकड़ी के औजारों के साथ में खेती करनी पड़ती थी, प्राकृतिक खाद के साथ खेती करनी पड़ती थी, तब ये कृषि थी। अब इसमें करते क्या थे समझिए आप। मैं हूं भैया, मेरा परिवार है, मैं यहाँ खेती कर रहा हूं, 1 वर्ष करी मैंने, 2 वर्ष करी, 3 वर्ष करी। अब ये भूमि क्या हो गई, ये भूमि हो गई बंजर। मैं दूसरे खेत पर चलेगा और मैंने दूसरे खेत पर यहां पर खेती करना शुरू कर दिया। अब कुछ दिनों के बाद में, 1 साल, 2 साल, 3 साल के बाद में ये भूमि भी क्या हो गई, बंजर हो गई। अब मैं दोबारा क्या हुआ, जब तक यहां पर बारिश होती है तब तक क्या होती है, यहां पर बारिश हुई है, बारिश होने के बाद में यहां पर दोबारा खाद, वो क्या नाम है, घास उगी है, उपजाऊ हो गई भूमि, तो मैं दोबारा यहां पर आऊंगा, है ना, मैंने जगह बदली। दोबारा आने के बाद में इस घास को काटूंगा, जलाऊंगा और मिट्टी में मिला दूंगा, फिर ये भूमि क्या हो जाएगी, उपजाऊ हो जाएगी। तो ये कृषि के कितने नाम आगे देखिए। पहले मैंने अपनी जगह चेंज करी, पहले खेती यहां पर, फिर यहां पर, इसलिए इसको कहते हैं हम स्थानांतरित कृषि। क्या कहते हैं, स्थानांतरित कृषि भी इसको कहा जाता है। ठीक है जी। अच्छा, इसको क्या कहा जाता है, जलाओ और काटो कृषि भी कहा जाता है। जलाओ और काटो कृषि भी कहा जाता है, काटो कृषि भी कहा जाता है। नाम से स्पष्ट है। और इनके नाम मैं बता दूं बेटा आपको, नाम आपको बता देता हूं, आप बिल्कुल ध्यान से रखना। मैक्सिको और आपके मध्य अमेरिका में, मध्य अमेरिका में इसको कहा जाता है मिल्पा। ठीक है। मैक्सिको के नीचे आएगा वेनेजुएला, वेनेजुएला, वेनेजुएला में कहा जाता है कोनुको, 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 लिख लीजिए आप। और भी नाम बता देता हूं आपको। ब्राजील में इसको कहा जाता है रोका, रोका, इसको स्थानिक कृषि का नाम है। श्रीलंका में इस कृषि को कहा जाता है चेना। ठीक है जी। भारत में और भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में इस कृषि को कहा जाता है आपके झूमिंग। क्या कहा जाता है, झूमिंग। अगर नोट्स में नहीं लिखवाया हूं तो आप सारे नाम लिख लेना। आपके फिलीपींस में इसको कहा जाता है रे, रे। और आपके इंडोनेशिया और मलेशिया में इसको कहा जाता है लद्दाख। क्या कहा जाता है, लदांग कहा जाता है। ये स्थानांतरित कृषि के नाम हो गए, आप बड़े आसानी से इसको लिख सकते हैं। ठीक है जी, ये नाम हो गए। वैसे भारत में बेटा और भी कहा था, जैसे आपकी भील जनजाति है वो उसको कहती है दजिया और चिमाता। आपकी आपकी जो गोंड जनजाति उसको कहती है दिब्बा और पेंडा, दिप्पा और पेंडा, है ना, ये कहती है दिप्पा धरातल पर, पेंडा पहाड़ पर, पैसे पहाड़ जैसे धरातल। और भील जनजाति कहती है इसको दजिया, दजिया और चिमाता। इसको मैंने कैसे याद किया कि सारी माताएं पहाड़ों पर होती है, तो चिमाता भील जाति द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि कहां पर, पहाड़ों पर, और दजिया धरातल पर। ये सब चीजें आपके सामने आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। थोड़ा टाइम लग रहा है लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको मजा भी आ रहा होगा। हर चीज अपन बड़े ध्यान से कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रकार कर्तन दहन कृषि का है? कर्तन दहन कृषि का, कर्तन और दहन कृषि। भैया ये कर्तन और दहन कृषि क्या होता है? कर्तन नहीं होता है, काटो, और दहन नहीं होता है, जलाओ। काटो और जलाओ कृषि। और अभी भी मैंने बताया था इस कृषि के नाम, इसकी कहते थे आदिम काल निर्वाह कृषि, स्थानांतरित कृषि, और ये काटो और जलाओ कृषि। अब आप खुद आंसर देंगे। डेयरी कृषि है क्या, रोपण कृषि है क्या, आदिम कालीन निर्वाह कृषि है क्या, और मिश्रित कृषि है क्या? ये इसके आंसर है, ये पूछ रहा है। ठीक है, अब आपका समय शुरू होता है। अब आप मुझे बताइए अभी के अभी क्या है इसका आंसर। इसका आंसर मुझे पता है, आपने कर लिया होगा, शायद 10 सेकंड की भी जरूरत नहीं है आपको। इसका आंसर है आदिम कालीन निर्वाह कृषि, है ना, यही इस कृषि का दूसरा नाम है। अब मैं यहां पर बाकी कृषियों की बात कर लेता हूं बेटा एक साथ ही। डेयरी कृषि क्या होती है? देखिए नाम से स्पष्ट है। डेयरी कृषि कहां पर की जाएगी? डेयरी कृषि वहां पर की जाएगी जहां पर विकसित क्षेत्र है, विकसित क्षेत्र हैं। और यहां पर विकसित क्षेत्रों में क्या होता है, अब देखना, जहां भी डेयरी कृषि होगी विकसित क्षेत्रों में, वहां पर एक फार्मूला फिक्स कर दीजिए, वैज्ञानिक तरीकों से, वैज्ञानिक तरीकों से, ठीक है ना, अधिक पूंजी निवेश, अधिक पूंजी के साथ में, और तकनीक भी क्या हो जाएगी, उच्च हो जाएगी। विकसित क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि डेयरी कृषि कहलाती है। और इसमें क्या होता है कि दूध से जो बने पदार्थ होते हैं, जैसे दूध है, मक्खन है, इनको 24 घंटे के अंदर बाजारों में पहुंचा जाता है। अब विकसित क्षेत्र कौन से हो गए? विकसित क्षेत्रों में आपके पास एक नाम तो आएगा, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी क्षेत्र, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी क्षेत्र। दूसरा नाम आ जाएगा आपके पास उत्तरी पश्चिमी यूरोप,
दूसरा नाम आ जाएगा उत्तरी पश्चिमी यूरोप, और तीसरा आपके इसके अंदर कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, जो डेयरी के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। ये आपके इसके अंदर आ गया। अब रोपण कृषि क्या होती है, इसको समझिए आप। रोपण कृषि, देखिए रोपण कृषि को आप यूं समझिए कि एक तरीके से रोप दिया, अध्यारोपित कर दिया, जबरदस्ती करा दी। तो ये यूरोपीय देशों के द्वारा की जाती थी बेटा, यूरोपीय देशों के द्वारा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रही होगी चीजें। अगर आप इसको यहां पर भी कर सकते हैं, अगर आपको ना समझ में आ रही हो तो हम इसको यहां पर कर लेते हैं, है ना। रोपण कृषि क्या है ये समझिए आप। रोपण कृषि ये यूरोपीय देशों के द्वारा की जाने वाली कृषि है। करते कहां थे, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में करते थे, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में करते थे। अब उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में क्यों करते थे भैया, इनको चाहिए थे मसाले, और मसाले यहीं पर होते हैं, है ना। मसालों के लिए करते थे, आपके चाय के लिए करते थे, रबर के लिए करते थे, यहां पर करते कैसे थे, अधिक पूंजी, वही चीज रख देना, अधिक पूंजी, अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से, अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से करते थे। अब इसकी परिभाषा क्या बन गई सर, अब देखो, यूरोपीय देशों के द्वारा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, उपनिवेश क्षेत्रों में, ये उपनिवेश क्षेत्र और थे, उपनिवेश जैसे भारत उपनिवेश था इंग्लैंड का, तो यूरोपीय देशों के द्वारा उपनिवेश उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से, अधिक पूंजी के निवेश के द्वारा की जाने वाली कृषि रोपण कृषि कहलाती है। जैसे अगर हम बात करें, अब हम इंग्लैंड की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, तो इंग्लैंड ने भारत में और श्रीलंका में किसके बागान लगाए, आपको पता है, चाय के बागान लगाए, तो चाय की खेती हो गई। आपके अगर हम बात करते हैं आपकी मलेशिया में, इसमें किसके बागान लगा दिए भैया, तो मलेशिया में रबर के बागान लगा दिए। तो ये सब आपकी रोपण कृषि के अंदर आ गया, आपने बड़े ध्यान से इसमें पढ़ लिया होगा, ठीक है। यहां पर कारण क्या था भैया कि सर यहां पर इनको एक तो बड़ा क्षेत्र मिल जाता था, अधिक बड़ा क्षेत्र मिल जाता था काम करने के लिए, और दूसरा सस्ते दर पर इनको मजदूर मिल जाते थे। उपनिवेश क्षेत्रों में क्या बोलेंगे भैया, काम तो करना ही पड़ेगा ना, तो सस्ते दर पे मजदूर मिल जाते, इसलिए इन्होंने खेती को किया, ठीक है। अच्छा, अभी हमने बात करी, मैं आपको बता दूं, यहां पर अगर हम नक्शे में देखें इस चीज को, आपको ये देख लिया था, अभी हमने करी थी डेयरी कृषि। तो डेयरी कृषि में बता दूं मैं आपको, अमेरिका का जो पूर्वी क्षेत्र है वो ये है, ये वाले क्षेत्र की बात हो रही है, और उत्तरी पश्चिमी यूरोप ये आ गया, ऑस्ट्रेलिया ये रहा, और न्यूजीलैंड ये रहा, ठीक है जी। अभी मैंने स्थानीय कृषि की बात की थी, तो मैंने बताया था कि वेनेजुएला, तो वेनेजुएला ये रहा ब्राजील के ऊपर, यहां पर क्या कहा था, इसको कहा था कुनुको। ब्राजील ये रहा, इसमें से क्या कहा था, रोका। आपके श्रीलंका कहां है, ये रहा, इसमें कहा था इसको चेना। आपके क्या था, मलेशिया, है ना। तो आपके हम फिलीपींस में कहा, यहां पर कहा इसको रे, रे, ठीक है ना। मलेशिया यहां पर आपके इंडोनेशिया से ऊपर, इसमें इसको कहा गया है। अगर आप इसको थोड़ा सा अगर जूम करके भी देखना चाहें तो आप ये देखिए, आप थोड़ा सा देख लीजिए, कंफ्यूजन वाली बात रह जाती है, फिर आप कंफ्यूज होते हैं। ये देखिए आप इसमें, ये इंडोनेशिया से ऊपर ये मलेशिया है और ये फिलीपींस है। मैंने अपने नक्शे वाली क्लास में काफी अच्छा बता रखा है, तो इन चीजों के साथ में हम इसको करेंगे। और अगर हम बात करें अभी रोपण कृषि की, तो रोपण कृषि तो आपको भारत में, चीन में पता है, ठीक है जी। अच्छा, एक बच गया मिश्रित कृषि, वो भी सातों हाथ लगे हाथ कर लेते हैं जी। मिश्रित कृषि क्या होती है, मिश्रित कृषि नाम से स्पष्ट है सर, मिश्रित कृषि यानी इसमें कृषि भी करूंगा और साथ में पशुपालन भी करूंगा, ठीक है जी। तो और करूंगा कहां पर, आप सोचिए सर हमारे घर में खेत है और हम भी गाय भैंस पालते हैं, भैया आप मिश्रित कृषि नहीं करते। हमारे अभी भी कृषि का आकार वाणिज्य नहीं है, हम निर्वाह कृषि करते हैं। ये की कहां जाती है, विकसित क्षेत्रों में की जाती है, विकसित क्षेत्रों में की जाती है। अब विकसित क्षेत्रों में नाम आते हैं, आपके पास में आना चाहिए वही सर, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी क्षेत्र आना चाहिए सर, बिल्कुल वही आएगा। आपके पास में उत्तरी पश्चिमी यूरोप भी आना चाहिए, यहां पर ये कृषि की जाती है, ठीक है जी। अच्छा, करी कैसी जाएगी, अब वही चीज आ जाएगी सर, वही चीज क्या, वही चीज ये, अधिक पूंजी के साथ में, अधिक पूंजी के साथ में, तकनीक भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। और यहां पर जो पशु है ना, इन पशुओं का वैज्ञानिक विधियों से उनके प्रजनन, उनके स्वास्थ्य, उस पर ध्यान दिया जाता है। और अब यहां पर कृषि को दशा को सुधारना है, तो शस्यावर्तन, यहां पर विशेषता सुनिए आप किसकी विशेषता सुनिए, ये पूरा उसमें मिल जाएगा आपको। शस्यावर्तन पर ध्यान दिया जाता है। शस्यावर्तन का मतलब होता है फसल को बदल बदल कर बोना, सस्य यानी फसल, कृषि,
जो भी फसल होती है आवर्तन नहीं, बदल बदल कर बोना। यानी आपने पहले आपने मक्का भी बो लिया, गेहूं भी बो लिया, फिर चारा भी। चारा क्यों? पशुओं के लिए। और पशुओं के प्रजनन पर विशेष ध्यान रखा जाता है, स्वास्थ्य पर, उनकी वैज्ञानिक विधियों पर। ये आपके मिश्रित कृषि के अंदर हमने करा है। ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें हमने यहां पर डेयरी कृषि भी समझ ली, इसका उत्तर हो जाएगा आदिमकालीन निर्वाह कृषि। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा वाणिज्य डेयरी कृषि का सबसे बड़ा क्षेत्र है? अब मैंने डेयरी कृषि पढ़ाया था आपको, और सारे विकसित क्षेत्र है, उत्तरी पश्चिमी यूरोप, कनाडा क्षेत्र, न्यूजीलैंड, दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया। इसका आंसर आप बताइए, बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपके दिमाग में आएगा सर सारे ही हैं, इसका आंसर एक होगा। आप इसको देखेंगे तो वाणिज्य डेयरी कृषि के सभी बड़े क्षेत्र हैं, उत्तरी पश्चिमी भी है, कनाडा भी है, न्यूजीलैंड भी है, दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया भी है, लेकिन सबसे बड़ा क्षेत्र है वो उत्तरी पश्चिमी यूरोप है। सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? उत्तरी पश्चिमी यूरोप है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? और आपका समय शुरू होता है अब। मुझे आप बताइए क्या होगा? चाइना, मिल्पा, झुमिंग या लद्दाख? बिल्कुल, मैं सारी चीजें समझा चुका हूं, इस कारण इतना टाइम लग गया बेटा। अब आप आंसर जल्दी जल्दी करेंगे, तो मुझे बताइए क्या इसका आंसर होगा? इसका आंसर आपने कर लिया होगा, इसका आंसर होगा झुमिंग। चाइना कहां पर है सर? आपको बताया था मैंने, चाइना श्रीलंका में। मिल्पा कहां है? मध्य अमेरिका, मैक्सिको में। और लद्दाख कहां पर? आपके इंडोनेशिया में। ओके जी, आगे आंसर। अर्जेंटीना में घास के मैदान को क्या कहा जाता है? ये सारा कराया हुआ है मैंने, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। पंपास, कैंटरबरी, वेल्स, डाउन्स। लीजिए आपके लिए समय शुरू करते हैं अब। आप मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा? पंपास होगा, कैंटरबरी होगा, वेल्स होगा या डाउन्स होगा? आप बताइए यहां पर क्या आंसर होगा? यहां पर इसका आंसर सर आपने बताया, लेकिन देखते हैं डाउन्स कहां पर है सर? डाउन्स सर ऑस्ट्रेलिया में है। ओके जी, सब क्या है? शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, ये ध्यान रखिए। सब क्या है? शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। वेल्स कहां पर है सर? वेल्स आपके दक्षिण अफ्रीका में है, दक्षिण अफ्रीका में है। और पंपास कहां पर है? ये अर्जेंटीना में है जी सर। और कैंटरबरी कहां पर है? ये न्यूजीलैंड में है। तो इसका आंसर क्या होगा? पंपास होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा ट्रक फार्मिंग का दूसरा नाम है? अब ट्रक फार्मिंग क्या होती है? देखिए, ट्रक फार्मिंग को आप समझिए कि हम हमसे पढ़ेंगे सब्जी कृषि, फल कृषि, पुष्प कृषि। ये ऐसे उत्पाद होते हैं जिनको आपको 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर आपको कहां पहुंचाना पड़ता है? बाजार में पहुंचाना पड़ता है। अगर आप नहीं पहुंचाएंगे तो ये उत्पाद खराब हो जाएंगे, इनका मूल्य कम मिलेगा। इसके लिए ट्रकों के अंदर इसको 24 घंटे के अंदर बाजार में पहुंचाता है। और की भी कहां जाती है? कृषि शहरों के नजदीक। और इसका आविष्कार यानी इसको सबसे पहले किया गया था यूएसए में किया था, मुख्यतः सब्जी कृषि के लिए है, फल सब्जी कृषि के लिए। तो ऑप्शन रेशम उत्पादन कृषि, फल सब्जी कृषि, अंगूर उत्पादन कृषि, विपणन बागवानी। तो मुझे बताइए इसमें आंसर क्या होगा? बिल्कुल, ट्रक फार्मिंग का दूसरा नाम है फल सब्जी कृषि। क्या नाम है? फल सब्जी कृषि। ठीक है जी, अभी मैंने बता दिया, आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन, पशुपालन का महत्वपूर्ण स्थान होता है। पशुपालन कहां पर किया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिएगा। मैं आपको इसमें ऑप्शन दे रहा हूं। पहला ऑप्शन है मिश्रित कृषि, स्थानांतरित कृषि, गहन निर्वाह कृषि, बागवानी कृषि। और आपका समय शुरू होता है अब। आप मुझे बताइए अभी किसका आंसर क्या होगा? सोचिए, मिश्रित कृषि होगा, स्थानांतरित कृषि होगा, गहन निर्वाह कृषि होगा या फिर बागवानी कृषि होगा? सर देखिए, बागवानी कृषि में नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो फल फूल सब्जियों की कृषि की जाएगी। गहन निर्वाह कृषि में तो सर इसका मतलब ही क्या होता है कि खेती इस प्रकार करना जिससे कि परिवार का पालन पोषण हो सके। स्थानांतरित कृषि प्राचीन थी, और मैंने अभी बताया था मिश्रित कृषि का मतलब होता है कृषि प्लस पशुपालन, कृषि प्लस पशुपालन। दो एक साथ की जाती है, अकेली नहीं है, दो एक साथ की जाती है। तो ये महत्वपूर्ण स्थान हो गया। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से रोपण कृषि कौन सी नहीं? अभी बताया था रोपण कृषि कौन सी? जो उपनिवेश क्षेत्रों के द्वारा उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती है अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से, है ना। अब देखते हैं अपन, कॉफी, गन्ना, गेहूं और रबर। नाम से पता है बेटा, फिर भी आपको मैं ऑप्शन दे रहा हूं, आप मुझे बताइए, 10 सेकंड है, आप ऑप्शन बताइए कि रोपण कृषि कौन सी नहीं है। ठीक है ना, आप मुझे बताइए इसका आंसर सर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा सर यहां पर, देखिए एक तो ये बता दें, कॉफी के जो बागान होते हैं ना, कॉफी के बागान, उनको ब्राजील में क्या कहा जाता है? ये भी देख लीजिएगा, फेजेंडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर? फेजेंडा कहा जाता है। तो गेहूं नहीं है, गेहूं रोपण कृषि नहीं है, गेहूं आती है गहन निर्वाह कृषि में आती है। गहन निर्वाह कृषि का प्रकार है ये, है ना। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ब्राजील में, ओके जी अभी किया था वही आ गया, ब्राजील में कॉफी के बागानों को क्या कहा जाता है?
ठीक है जी, आप मुझे ऑप्शन दीजिए, आप ऑप्शन दिए, आंसर दीजिए। कोलखोज, फजेंडा, पंपास, स्टेपिस, बताइए क्या होगा इसका आंसर। और मैं आपके हर एक ऑप्शन का आंसर बताऊंगा कि हर ऑप्शन क्यों दिया गया है यहाँ पर। और इसका आंसर क्या है सर? कोलखोज। तो कोलखोज नहीं है सर, कोलखोज तो सामूहिक कृषि का नाम है। कोलखोज तो सामूहिक कृषि का नाम है, जो कहां की जाती है? जो रूस में की जाती है सर, अभी बताया था आपने मुझे। फेजेंडा इसका उत्तर हो जाएगा। पंपास क्या है? ये अर्जेंटीना में की जाने वाली, अर्जेंटीना में की जाने वाली ये आपकी क्या है? शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। और स्टेपीज कहां पर है? ये मध्य एशिया में है, मध्य एशिया में है। ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में किस नाम से जाना था? देखिए वही आंसर था, वापिस आया है। मैं आपको बता दूं ये तरीका होता है बेटा, अगर आप क्वेश्चंस के चारों ऑप्शन पे काम करेंगे ना तो आपके कई क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, एक ही क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। अभी हमने किया कोल खोज, रेनडियर, फजेंडा, सो खोज। अब मुझे बताइए, अगर आप बिल्कुल अगर ध्यान से देखें तो मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा। सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में किस नाम से जाना जाता है? और ऑप्शन की मुझे टाइमिंग की जरूरत नहीं होनी चाहिए आपको, इसको जाना जाता है कोल खोज के हिसाब से, कोल खोज के हिसाब से। सो खोज भी एक प्रकार है, लेकिन कोल खोज सामूहिक कृषि का प्रकार है। रेंडियर ये साइबेरिया में एक ऐसे पशु हैं जिन पर यात्रा की जाती है। और फजेंडा कॉफी के बागान है ब्राजील में जी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सब्जी कृषि, सहकारी कृषि, रोपण कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि, सबके बारे में बात कर चुका हूं। आपका ऑप्शन शुरू होता है, आपका टाइम शुरू होता है। बताइए मुझे आप क्या आंसर इसका होगा। खट्टे फलों की कृषि, खट्टे फलों की कृषि। सर खट्टे फलों की कृषि की बात करें तो ये कहां की जाएगी? ये की जाती है आपके भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में। कहां की जाती है? भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में की जाती है। यहां पर इसकी भूमध्य सागरीय कृषि कहते हैं। इसकी विशेषता क्या होती है? शीतकाल में वर्षा होती है सर, शीतकाल में वर्षा होती है। अच्छा क्षेत्र कौन से हैं सर? क्षेत्र मैं बताता हूं सर आपको, बिल्कुल लीजिए। क्षेत्र इसके हो जाएंगे सर, यहां पर क्षेत्र सुनिए आप, क्षेत्र होंगे आपके यहां पर ट्यूनीशिया, आपके अफ्रीका का उत्तरी भाग और आपके दक्षिणी उत्तरी पश्चिमी यूरोप का दक्षिणी भाग। साथ में आपका हो जाएगा दक्षिणी कैलिफोर्निया, मध्य चिली और दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। ये वाला भाग हो जाएगा भूमध्य सागरीय कृषि के लिए। ठीक है, खट्टे फलों की यहां पर कृषि की जाती है जी। ठीक है जी, तो आपका ऑप्शन इसमें आ जाएगा भूमध्य सागरीय कृषि। बाकियों की हम बात कर चुके हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है? अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसके बारे में बिल्कुल ही बात नहीं करूंगा, आपको इसका आंसर देना है। रोपण कृषि, जीवन निर्वाह कृषि, डेयरी कृषि, मिश्रित कृषि। अब मुझे आप बता दीजिए कि निम्न में से एकल कृषि नहीं है, यानी दो चीजें होती है इसमें, एकल कृषि नहीं है। नहीं पर जाइए, नहीं का मतलब दो कृषि होती है, दो चीजें होती है। तो रोपण कृषि सर, इसमें तो केवल आपके रबर है, कॉफी है, इसमें तो एक ही कृषि पर ध्यान दिया जाता है, बताया था मैंने आपको, एक ही फसल पर ध्यान दिया जाता है। जीवन निर्वाह कृषि भी एक ही फसल होती है, तो गेहूं होगी, चावल होगी। डेयरी कृषि होती है, दुग्ध के उत्पादन पर होती है। मिश्रित कृषि अगर आपने लगाया है तो बिल्कुल सही है, क्योंकि यहां पर कृषि के साथ में क्या किया जाता है? पशुपालन भी किया जाता है। कृषि के साथ में पशुपालन भी किया जाता है। तो निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है? कृषि, पशुपालन यानी मिश्रित कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीदरलैंड में किस पुष्प की खेती विश्व में विशिष्ट स्थान रखती है? किस पुष्प की खेती विशेष स्थान रखती है? ये आ गया आपका फल कृषि, सब्जी कृषि के अंदर। पुष्प कृषि में ट्यूलिप, गुलाब, कमल और गेंदा, कौन सा पुष्प है जिसकी खेती नीदरलैंड में की जाती है? आपका ऑप्शन शुरू होता है, आपका समय शुरू होता है। अब आप मुझे बताइए क्या आंसर होगा। बिल्कुल, अगर आपने किया होगा तो बिल्कुल आराम से मैंने इसको शुरू करा है वन लाइनर के अंदर। और इसका आंसर है बेटा आपके ट्यूलिप। कौन सा इसका आंसर है? ट्यूलिप इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो, अब टाइम नहीं लग रहा ना, क्योंकि अपन सारा विस्तार से कर चुके हैं। सिनकोना किस वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है? ये हम करेंगे भोजन संग्रहण के अंदर पढ़ा होगा आपने। और सिनकोना ये छोटी क्लासों में भी आया हुआ है ना, जिससे क्या होता है? मलेरिया के लिए एक औषधि बनती है। एक ऐसा होता है, मुझे बताइए आप। रबर है, कुनेन है, गोंद है, बलाता है, कौन से वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है? सिनकोना। और इसका आंसर आपने काफी बार पढ़ा है, कुनेन है ना, जिससे औषधि बनती है जो मलेरिया में काम आती है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। निम्न में से कौन सा क्षेत्र वाणिज्य पशुधन पालन से संबंधित नहीं है? अब वाणिज्य पशुधन पालन क्या हो गया सर? हमने बात की थी शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, है ना। अब यहां पर ऑप्शन देखिए, एशिया में टुंड्रा प्रदेश, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना। हम मुझे इसमें आपको ऑप्शन खाली देने हैं, आप आंसर आप बताएंगे। कोई भी समय आप देख रहे हैं, समय के साथ में इसका आंसर बताइए आप, कोई हिंट नहीं देना है मुझे आपको।
कौन सा क्षेत्र वाणिज्य पशुधन पालन से संबंधित नहीं है? तो देखिए अर्जेंटीना है सर, अर्जेंटीना में पंपास की बात की थी आपने। ऑस्ट्रेलिया में सर डाउन शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान की बात थी। न्यूजीलैंड में कैंटबेरी थी सर। और एशिया में टुंड्रा प्रदेश में कहां वाणिज्य पशुधन करोगे सर? यहां तो चलवासी पशुचारण होता है, चलवासी पशुचारण होगा सर। यहां पर तो पशुचारण का एक रूप होता है चलवासी पशुचारण। मैंने आपको बताया नहीं है कि जैसे वाणिज्य पशुचारण होता है वैसे चलवासी पशुचारण होता है, जिसके अंदर बड़े क्षेत्र के अंदर कोई कम तकनीक के साथ में पशुओं को एक ही क्षेत्र के हिसाब से पशुओं को पाला जाता है। जैसे रेगिस्तान में रहेंगे तो भेड़, आपने भेड़ पाल लिया, ऊंट पाल लिया। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में गाय बैल पाल ली। इस प्रकार की कृषि की जाती है। और यहाँ पर एक मुख्य काम होता है, जिसको कहते हैं ऋतु प्रवास। ऋतु प्रवास में क्या होता है कि कुछ जनजातियां होती है भारत में, जैसे गुज्जर की नाम ले लें अपन, बकरवाल का नाम ले लें, बकरवाल, भूटिया का नाम ले लें। ये जनजाति क्या करती है कि जब सर्दियों में पहाड़ों पर बर्फ जम जाती है तो ये कहां जाती है? मैदानों पर। और जब मैदानों पर जब वापस गर्मियों में बर्फ पिघलती है, घास उगती है, तो ये मैदानों से पहाड़ों पर आती है। तो इसको ऋतु प्रवास कहते हैं, जो चलवासी पशुचारण के अंदर महत्वपूर्ण क्रिया है। ये आपने पढ़ा होगा। तो इसका आंसर है एशिया में टुंड्रा प्रदेश। अंतिम प्रश्न देख लीजिए आप, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। अंतिम प्रश्न देख लीजिए आप कि विकासशील राष्ट्रों के चावल उत्पादक प्रदेशों में, कंफ्यूजन करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, ये मेन लाइन है। गहन जीवन निर्वाह कृषि की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? अब गहन निर्वाह कृषि की विशेषता सर आपने बताया था कि यहां पर जो फसल जो उत्पादन होता है, व्यक्ति उत्पादन होता है, वो क्या होता है? कम होता है। और प्रति हेक्टेयर उत्पादन क्या होता है? वो ज्यादा होता है। तो पहला है वृहद आकार की कृषि जोत, दूसरा है बहुत छोटे आकार की कृषि जोत, अगला है रासायनिक उर्वरकों का बड़ी मात्रा में प्रयोग, और फिर है कृषि कार्यों में मशीनरी का उपयोग। 4 ऑप्शन है। आप समय बताइए, समय शुरू कर दिए कि आप इसका आंसर दीजिए मुझे। आप बिल्कुल आसान है। वृहद आकार की कृषि जोत बिल्कुल नहीं सर, ये तो गहन निर्वाह कृषि का उत्तर होता है, यहां पर नहीं आएगा। बहुत छोटे आकार की कृषि जोत, बिल्कुल सर छोटे आकार की कृषि जोत होती है। इसके कारण क्या होता है कि जो प्रति व्यक्ति उत्पादन होता है वो भी कम होता है। प्रति व्यक्ति उत्पादन भी क्या होता है? कम होता है। रासायनिक उर्वरकों का बड़ी मात्रा में प्रयोग नहीं होता है, और बड़ी कार्य में मशीनरी का उपयोग भी यहां पर नहीं होता है। ठीक है ना? तो ये इसका आंसर हो जाएगा, बहुत छोटे आकार की कृषि जोत। मुझे उम्मीद है कि बेटा आपको इस प्रयास समझ में आया होगा। मैंने आज इस क्लास में ज्यादा विस्तार से बताने की कोशिश की है। आपने देखा होगा कि अपन कोई भी क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं तो अपन चारों ऑप्शन से बात कर रहे हैं, जिससे हमको आगे कोई दिक्कत नहीं आए। तो अब आपको ये आज वीडियो अच्छा लगा होगा, आप पढ़ते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे द्वितीय क्रिया की। आपको ध्यान रखना है, अब पाठ नंबर 5 होगा, द्वितीय क्रिया होगा, और ये होगा आपके बुधवार को होगा, वेडनेसडे को होगा। तो आप शानदार तैयारी कीजिए, शॉर्ट वीडियो भी देखिए और वन लाइनर भी देखिए। मिलता हूं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में इसी जोश के साथ में, इसी विश्वास के साथ में। थैंक यू बेटा।